आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या संबंध होता है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके बाद जो मैं वीडियो ले आने वाला हूँ वो मस और लस पर होगा, जो हर तरह के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। उसमें वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों या प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों सभी के लिए वो वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। इसीलिए मैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के संबंध को समझाने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि मस और लस को आप इजीली तरीके से समझ सकें। पिछले वीडियो में मैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणज, समापवर्तक को अच्छी तरह से समझाया था, जिसका आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड को कॉमन फैक्टर कहते हैं। पहले ही गलती कर दिया। अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर कहते हैं, प्राइम फैक्टर। गुणनखंड को फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कॉमन फैक्टर को समापवर्तक कहा जाता है। नाम समापवर्तक कहा जाता है। मल्टीपल को गुणज या अपवर्तक, नहीं, इसको हम लोग अपवर्त कहते हैं, और फैक्टर को हम लोग अपवर्तक कहते हैं, जिसको गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चार चीजें। अब यहां पर हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टर, फैक्टर और कॉमन फैक्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 36 को। 36 का हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 एक बार में कटेगा। इस प्राइम फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि एक को भी शामिल कर लेंगे। शामिल करना इसमें जरूरी इसलिए है कि फैक्टर को निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। प्राइम फैक्टर में तो हम लोग एक को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम शामिल करके चलेंगे, ठीक है। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 2 3 3, यानी कि 2 2 बार है, 3 3 बार है। इसकी मदद से हम लोग 36 के फैक्टर निकालेंगे। 36 के फैक्टर मतलब गुणनखंड। 36 के कितने गुणनखंड होंगे आपको मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे निकालते हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2। 3 भी 2 बार है, तो 3 का पावर 2 कर दी। अब हम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस पावर में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिए, और इस पावर में भी 1 जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 2 1 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, तो 3 3 9। अब आपको 9 फैक्टर निकालने हैं 36 के। 36 के कितने फैक्टर होंगे, 9 होंगे। अब हमको 9 फैक्टर अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालना है ये सीखेंगे। और अभी इसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं कि आपको समझने में बिल्कुल परेशानी ही नहीं होगी। आपको मजा आएगा कि कितना आसान चीज है ये सब। अब देखिए 36 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड तो हम क्या करेंगे, एक एक अंक का ले लेंगे। पहले एक एक अंक को, तो 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। एक एक अंक का हम
लिख लिए गुणनखंड। 36 1 से कटेगा, 36 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो एक एक अंक का हम शामिल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दो दो अंक को जोड़ेंगे। कितना, दो दो अंक। तो 2 1 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 तो पहले से हाजिर है। 3 1 को 1 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये भी पहले से हाजिर है। तो अब हम 2 2 को शामिल करेंगे, 2 और 2 को डबल कर दिए, मतलब ग्रुप कर दिए 2 2 का, 2 2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब 3 3 को गुणा कीजिए तो क्या होगा, 9 होगा। यानी 4 से भी 36 कटेगा, 9 से भी 36 कटेगा। अब 3 3 का भी जोड़ा लग गया, 2 2 का भी जोड़ा लग गया। अब 3 2 का जोड़ा लगा लीजिए तो 6 होगा, 3 दूना 6। तो 6 को 9 से पहले लिख लेते हैं, 6 उसके बाद 9। देखिए 2 2 अंकों का जोड़ा लग गया। अब 3 3 अंकों का जोड़ा लगाइए, मतलब ग्रुप बनाइए। 2 2 3, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। 3 3 2, 3 3 9, 9 दूना 18। समझिए 2 गुना 2 गुना 3, एक ग्रुप ये बना। फिर 2 गुना 3 गुना 3, एक ग्रुप ये बन गया। अब तो कोई ग्रुप बनाना संभव नहीं है। तो चलिए जब 18 यानी 36 के आधे पर पहुंच जाए तो समझिए कि अब हमारा गुणनखंड खत्म होने वाला है। अब सिर्फ एक ही गुणनखंड बचा है, जो है 36। तो अंतिम गुणनखंड क्या होगा, 36। अब आप गिनती कर लीजिए कि 36 के 9 गुणनखंड हुए कि नहीं हुए। 36 के 9 गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 गुणनखंड आपके निकल गए। अब इसको याद रखना है, समझ तो गए ही होंगे। अब इसके आधार पर एक हम दूसरे अंक का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की मदद से निकालेंगे। चलिए दूसरा अंक हम लेते हैं 48 को। इस 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 24 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 बार में कटेगा। यानी 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 1 2 3 4 बार 2 है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1। इसकी मदद से हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 5 दूना 10। अब 10 गुणनखंड इसके आएंगे। 48 से कितने गुणनखंड होंगे, 10। थोड़ा और पीछे से लिखते हैं, 48 के फैक्टर। चलिए 48 के कितने फैक्टर होंगे, 10 होंगे। अब 10 आपको निकालना है, तो पहले एक एक अंक लेंगे, 1 2 3 हो गया। अब 2 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 दूना 4। अब इसका 2 2 का ग्रुप बनेगा तो 4 तो है ही, किसी 2 को बनाएगा तो 4 आएगा ही। अब 3 से बना लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। 2 का ग्रुप खत्म, अब 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का, 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब इससे 3 से बना लीजिए, 3 2 2, 2 दूना 4 3 12। 3 का ग्रुप भी खत्म हो गया। अब कितने का बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए जितने अंक रहेंगे उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 4 अंकों का ग्रुप बनाने भर संख्या है ना, इसलिए बना रहे हैं। पिछले 36 का जो था उसमें तो 4 अंक थे, तो जिसमें ग्रुप 4 अंक था तो चारों का ग्रुप बना ही दिए थे। 2 2 3 3 का ग्रुप बना दिए थे, तो लास्ट में 3 3 9 दूना 18 दूना 36 आया था, तो 4 के ग्रुप में खत्म हो गया था। अब हमारे पास यहाँ 5 अंक हैं, तो 5 का ग्रुप बनाएंगे, तो जितना अंक रहेगा उसके आधार पर ग्रुप बनाएंगे। तो 16 हो गया। 2 का ग्रुप खत्म, अब 3 से बना लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 अंक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। 4 का ग्रुप खत्म, अब 5 का ग्रुप बना लेंगे, तो पूरे 5 अंक को गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। आपको बताया ही था कि जब आधे पर पहुंच जाए, 48 का आधा आ गया, तो समझिए कि अब यही 48 ही इसका गुणनखंड होगा। तो अब आप गिनती कर लीजिए कि 10 हो गए कि नहीं हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे 2 का पावर 4 है तो आप ग्रुप बना सकते हैं, बनाने को बनाना है बना सकते हैं। अगर 2 के पावर 4 है तो इसके घातांक को घटते क्रम में लिख लीजिए। 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 है तब 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। तो इससे एक 5 गो गुणनखंड तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। 2 का पावर 0 होगा तो 1 मिलेगा, 2 का पावर 1 होगा तो 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4 होगा, 2 का पावर 3 तो 8 होगा, 2 के पावर 4 तो 16 होगा। तो 1 2 4 8 16 तो ऐसे ही आ गए। अब 3 का है तो एक 3 बनेगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। अब 3 का ग्रुप है तो 3 1 होगा, 3 का पावर 1 है। अब 3 का पावर 0 है तो 1 होगा, 3 होगा। तो 1 इसमें भी आ गया, इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन 1 हो गया, 3 हो ही गया। अब 6 कैसे आएगा? तो अब इसमें से इसका ग्रुप बनाएंगे दोनों को मिला के, तो उतना लफड़ा क्यों पैदा करेंगे? सीधा यहाँ पर समझ में आ रहा है, उसको ही आप पालन करते रहिए। 48 इन सभी से कटेगा। अब 48 का हम दुगुना कर देते हैं। 48 से कितना कर दिया? 48 दूना 96। 48 का तिगुना कर देते हैं। 48 तिहाई 48 के 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 144 हो गया ना। अब देखिए इसको गुणित कर दिया। अब क्या निकाले हम? मल्टीपल। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल यानी गुणज। हमने निकाल दिया 48 की गुणज, इसको गुणज कहते हैं। अब चलिए जब इसका गुणज भी हम लिखेंगे ना, समझिएगा बात को, 48 जो है इन संख्याओं से कटने वाला है, कटता है। अब हम 48 के गुणज लिख दिए, 48 96 144 और लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये संख्याएं भी इन संख्याओं से विभाजित होगी, यानी 48 जिस संख्या से विभाजित होगा तो 48 का गुणज भी उन संख्याओं से विभाजित होंगे। ये नियम है, इसको याद रखिए। मसा निकालने में इसका बहुत मेन रोल होने वाला है, मतलब मुख्य भूमिका होगी। अब देखिए 48 4 से कटेगा तो 4 से 96 भी कटेगा, 4 से 144 भी कटेगा, 8 से 96 भी कटेगा, 144 भी कटेगा, कटा के देख सकती हैं। और इसका अंतर, अब देखिए इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया। अब इसका अंतर निकालिए। अब 96 को 48, 96 में से 48 घटाइए 8, और 8 में से 4 घटिए 4, 48। 48 भी इन सब से कटेगा। 144 में से 48 घटाइए, 148 में से भी 48 घटाइए तो 0, और 4 में से 4 घट गया 0 1, ठीक है। 148 में से, अरे यार 144 है ना, 14 में से 8 घट गया 6, और 13 में से 4 घट गया 9, 96 आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, 96 जो होगा, अब देखिए 144 को और 48 को घटाए हैं तो इसका अंतर जो आएगा ना, ये भी इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। विभाजित करके देख लीजिए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। यानी 48 के जितने भी आप गुणज निकाल लीजिए और किसी भी 2 गुणज को घटाइएगा तो 48 के जितने गुणज है ना उससे वो विभाजित होगा। ये तो अंतर हो गया, अंतर हो गया। अब एक दूसरा चीज समझिए, अब हम जोड़ रहे हैं, अभी तो घटा के दिखाए ना आपको। 144 में 48 जोड़िए तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 9 और 192 आया। 192 भी इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा, इन सभी संख्याओं से 192 भी विभाजित होगा। अच्छे कर सकते हैं, मैं पूरा टेस्ट, पूरा जांच पड़ताल करके ही आपके पास वीडियो भेजता हूं। ऐसे नहीं हवा में नहीं तीर मार देता हूं और औरों की तरह कि लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक। जांच परख करने के बाद, ये नियम है। अब 3 से भी कटा के देखेगा, 4 सभी जितने इसके गुणज है ना 48 के, उन सभी गुणजों से 192 भी कटेगा।
तो कहने का मतलब है कि 48 के जितने भी गुणज आएंगे किसी दो गुणज को आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, वो सभी मैंने योगफल और अंतर इस गुणजों से विभाजित होगा। इतना समझ गए आप। अब चलिए अगला हम उदाहरण लेते हैं। चलिए अगला अंक लिए 84। 84 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। 2 से देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 कितने बार है? 2 बार, यानी 2 का पावर 2, 3 एक बार है, 3 का पावर 1, 7 एक बार है, 7 का पावर 1। अब सभी घातांक में एक एक प्लस कीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 2 1 3, 2 1 1 2, 1 1 2, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 गुणनखंड आएंगे किसके? 84 की। तो 84 का फैक्टर निकालिए। 84 का फैक्टर कैसे निकलेगा? आप तो समझ गए हैं अब फैक्टर निकालना। पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ठीक है, 2 बार है तो 1 बार ही लिखते हैं। अब चलिए हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। 2 दूना 4, तो 4 को हम पहले लिख लेते हैं 7 से, 4 और 7। ठीक है, अब 3 दूना 6 होगा। चलिए 6 को भी हम पहले लिख लेते हैं 7 के। चलिए वो हो गया। 2 दूना 4 हो गया, 2 का ग्रुप बन गया, 2 3 6 बन गया, 17 का 21 बनेगा, लेकिन अभी हम 2 और 7 का ग्रुप बना लेते हैं 14। ठीक है, 7 दूना 14। तो 2 से 3 का भी ग्रुप बन गया, 2 से 7 का भी बन गया। अब हम बनाएंगे 3 7 21। चलिए 2 का भी ग्रुप खत्म। अब हम बनाएंगे 3 का। 2 2 3 लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 हम 21 से पहले लिख लेते हैं, 14 के भी पहले लिखेंगे। चलिए 12 14 और 21। चलिए 2 दूना 4, 4 3 12, इसका बन गया। अब बनाएंगे 2 गुना 3 गुना 7 का। 3 दूना 6, 6 7 42। ठीक है, 17 का 21 बन ही गया है। 3 का भी ग्रुप खत्म। अब 4 का बना लेंगे, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 42 84 के आधा आ ही गया है, इसलिए अब 84 होगा। अब हमारे सारे गुणनखंड यानी सारे फैक्टर निकल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक छूट गया, एक कोई छूट गया, 12 होना चाहिए ना। देखिए 28 छूटा है ना। 2 2 और 7, 2 2 4, 4 7 28, यहाँ 28 को डाल देते हैं। ठीक है, अब हो गया, मिस्टेक हो गया, 28 छूट गया। चलिए अब हमारे 12 गुणनखंड निकल गए। अब आपको बता दिया हूं कि अब 84 के कितने भी गुणज निकालिए। 84 का दूसरा गुणज हो जाएगा 168, तीसरा गुणज हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 3 24 1, 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 24 1 25, 252। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 का 16 के 6 हासिल 1, 8 का 32 1 33। अब इसमें से जितने भी गुणज हैं, इन गुणजों में से किसी 2 गुणज को जोड़ लीजिए या 3 गुणज को भी जोड़ लीजिए, 2 गुणज को घटा लीजिए। जो आएगा वो इन गुणजों से, इन फैक्टर से विभाजित होगा। ये जितने भी गुणनखंड है, इन सभी गुणनखंडों से इनका योगफल या अंतर, 2 गुणजों का अंतर या योगफल इन फैक्टर से विभाजित होगा। समझ गए? अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मतलब अब हम एक अंक का फैक्टर लिए, अब हम 2 और 3 का फैक्टर लेके आपको और अलग कंसेप्ट समझा रहा हूं। चलिए, अभी तक हम आपको 3 संख्याओं का फैक्टर बताए, 36 का, 48 का, 84 का। समझ गए? ये फैक्टर है। अब हम चलते हैं कॉमन फैक्टर पर। किसको? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? समापवर्तक। क्या नाम है इसका? नाम पर ध्यान रखिएगा, नाम पर ही सारा काम हो रहा है इसमें। समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, ये फैक्टर को क्या कहते हैं? अपवर्तक। नाम याद रखिए, फैक्टर को हम हिंदी में अपवर्तक कहते हैं या गुणनखंड कहते हैं।
और समापवर्तक को अंग्रेजी में हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम निकालेंगे कि 36, 48 और 84 के कॉमन फैक्टर कौन है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है। तो निकालिए। 1, 2 है जो तीनों में है, इसको मिटा देते हैं। एक तो 1 है ही, इसके बाद 3 है, तीनों में फैक्टर है, इसके बाद 4 भी है। तो लिखते चलते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी है, तीनों में 6 भी है। इसके बाद 12 भी है, दोनों में क्या है 12 है। इसके बाद 18 है नहीं, 16 है नहीं, उसके बाद नहीं है। इसके कितने फैक्टर हो गए कॉमन फैक्टर? 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, कॉमन फैक्टर। समझ गए? ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अब इसमें बताइए कि इस कॉमन फैक्टर में, ये जो कॉमन फैक्टर आया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो कहेंगे कि 12 है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़ा, सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, और एक शब्द है महत्तम। महत्तम का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। तो सबसे बड़ा को हम कहें महत्तम। और ये क्या है? ये सभी 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 12 क्या है? समापवर्तक है, कॉमन फैक्टर है, समापवर्तक। तो इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। उसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? HCF, यानी हाईएस्ट, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चलिए यहां लिखते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। तो अब आप समझ गए, हम लोग अब निष्कर्ष पहुंच गए हैं। ये फैक्टर निकालने का मेरा उद्देश्य था कि आपको समझाना था कि मशक कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यही समझाना था। आप समझ गए? तो देख लिए कि फैक्टर, कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर का क्या रिलेशन है मशक निकालने में। तो अब दोस्तों आप समझ गए। अब हम मशक निकालने की बहुत सारी विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और अनुमान लगा करके भी हम निकाल सकते हैं। अब चलिए हम इसको अनुमान द्वारा थोड़ा बताते हैं, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं कि अगली वीडियो में जो हम ले आएंगे मशक निकालने की अलग अलग विधियां, अलग अलग सवाल, अलग अलग तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमारा सबसे मशक कितना आया, यानी सबसे बड़ा फैक्टर 12 आया था। ध्यान दीजिएगा, मशक जब भी होता है, जब 2 संख्या दी जाए, 3 संख्या दी जाए, 4 संख्या, 5 संख्या, कुछ भी दिया जाए, तो उसमें से सबसे छोटा अंक ही, सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? संख्या 36 है। सबसे छोटे अंक से ही हम मशक को पकड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटी संख्या ही मशक बन जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं बनती। अब जैसे यहाँ 36 से हमको पकड़ना है, सबसे छोटा अंक क्या है, संख्या क्या है? 36 है। तो सबसे छोटी संख्या 36। अब 36 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 36 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 36 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमारे पास है, और ये सबसे बड़ा इसका क्या है गुणनखंड? 12 है। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 12 है। तो 12 ही इसका मशक होगा। 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है। अब 12 से हम चेक करेंगे कि 48, 84 कटता है कि नहीं। बड़ा गुणनखंड तो 18 भी है, लेकिन 18 से 48 और 84 नहीं कटेगा। तो हम जांच कर लेते हैं कि कटता है कि नहीं। कटने 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन इन सभी गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड 12 ऐसा है जिससे ये दोनों 48 और 84 भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम HCF 12 ही कहेंगे। समझ गए? अब चलिए कुछ ऐसा टॉपिक बताता हूं
जो आपके काम के लिए होगा। अब जैसे देखिए 8, 20, 28, 44, अब इतना दे दिया गया। तो अब हम सबका अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर निकालें तो टाइम ही मेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका ट्रिक क्या है आपको पहले बता देता हूं। टॉपिक याद रखिएगा, नियम नोट कर लीजिएगा कि जब हम मौसा की बात करते हैं ना, तो जितनी भी संख्याएं दी जाती है उसमें सबसे छोटी संख्या ही उसका मौसा होती है, या उसका गुणनखंड होगा, या उसका अभाज्य गुणनखंड से हम उसको निकालते हैं। क्योंकि मौसा में कहा जाता है कि मौसा जो होता है सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अंक ही गुणनखंड होता है, और इसमें सबसे बड़ा अंक 8 ही है जो इसको विभाजित कर सकता है। अब 20 से करेंगे तो 20 से 8 तो विभाजित नहीं होगा, तो इसमें सबसे बड़ा अंक 8 ही है। अब उसको बड़ा मत देखिए कि सबसे बड़ा अंक 44 है, नहीं, सबसे बड़ा अंक 8 है जो इन सबको विभाजित कर सकता है। या 8 से अगर विभाजित नहीं होता है तो 8 के हम गुणनखंड देखेंगे, तो 8 के गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो 8 से नहीं कटा, कैंसिल कर दिए। 4 से चेक करेंगे, 4 5 20, 4 7 28, 4 11 44, 4 से कट रहे तो मौसा हो गया 4। ठीक है, हम 2 को और 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 से ये छोटे हैं। हम मौसा निकाला है ना, मौसा मैंने महत्तम समापवर्तक, मैंने बड़ी से बड़ी गुणनखंड को निकालेंगे तो 4 हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मौसा निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको समझने की देर है। आप एक बार समझ जाइएगा, बस समझिए कि आप समझ, निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं। तो जो पिछली वीडियो का अभाज्य गुणनखंड मल्टीपल वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा कि इसके बाद मैं वीडियो ले आने वाला हूं मौसा पर। सबसे पहले मौसा पर ले आऊंगा, उसके बाद लसा पर ले आऊंगा, उसके बाद मौसा लसा निकालने की और भी संख्याओं का मौसा लसा हम लोग निकालते हैं। जैसे संख्या होती है घातांक की संख्या, घात वाली संख्या का हम मौसा लसा कैसे निकालेंगे। दशमलव वाली संख्या जैसे 2.4 हो गया, 6.8 हो गया, दशमलव वाली संख्या का हम लसा मौसा कैसे निकालेंगे। घातांक वाली संख्या का हम लसा मौसा कैसे निकालेंगे, या बहुपद का हम लसा मौसा कैसे निकालेंगे। जैसे बहुपद होते हैं ना, जैसे बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं, बीजगणित में पढ़ते हैं ना कि लसा मौसा निकालिए। जैसे हम लोग 2x² - 18 है, एक बहुपद ये दे दिया, एक बहुपद दे दिया कि x² - 2x - 3, इन दोनों का मौसा निकालिए या लसा निकालिए। कैसे निकालेंगे तो इसका भी हम मौसा लसा सिखाएंगे उस वीडियो में। तो लसा मौसा का पूरा कंसेप्ट ही खत्म करेंगे अलग अलग वीडियो लाकर, ये एक वीडियो में तो खत्म होने वाला नहीं है। अब जैसे है a² - 1, a³ - 1, 8a³ - 8a, इसका मौसा और लसा निकालिए। कैसे निकालेंगे, जैसे अब आ गया 4.3/8, 2.1/2, 6.1/4, इसका मौसा और लसा कैसे निकालेंगे। तो ये सब मैं सिखाऊंगा, जब मौसा लसा का कंसेप्ट आएगा तो उसमें मैं सिखाऊंगा। जैसे और भी है 5 पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10, इसका मौसा क्या होगा, इसका लसा क्या होगा। तो ये सभी सवाल उस अलग अलग वीडियो बना करके ले आऊंगा। उसमें क्लास में पढ़ने वाले लड़के भी हैं, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें जो भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में जो लड़के हैं भाग लेने वाले, उन लोगों के लिए भी प्रश्न लेकर आऊंगा। यानी बेसिक से एडवांस तक पूरा एक सीरीज बनाया हूं, अलग अलग वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपको खोजना ना पड़े, फट आपके पास सूचना जाएगी, आप ओपन कीजिए और देखिए। तो चलिए, धन्यवाद।